हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 10th में आज सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल का दूसरा चैप्टर। भूगोल का दूसरा चैप्टर क्या है? वन और वन्य जीव संसाधन। देखिए, वन और वन्य जीव संसाधन। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, ये संसाधन जो है, ये संसाधन क्या होता है? देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? वह प्राकृतिक और मानवीय संपदा जो मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन। वह प्राकृतिक और मानवीय संपदा जो मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करती है? पूरा करने में सक्षम है, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी कि संसाधन किसी को भी कह सकते हैं जो हमारी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करती है। कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, वह अगर वस्तु हमारी इच्छाओं को या आवश्यकताओं को पूरा कर रही है तो वो संसाधन कहलाएगी। जैसे आप किसी को भी जल ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं, या ये चाक ले सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, फैन ले सकते हैं। ये सब क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये क्या करती हैं? हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तो संसाधन उसी को कहते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करती है। अब जो संसाधन होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। संसाधन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या होता है? मानवीय संसाधन। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो हमें यही जो वन और वन्य जीव संसाधन है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो हम इसी के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि इस प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वन और जो वन्य जीव होते हैं वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब प्रश्न उठता है कि जब वन और वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन है तो आखिर में प्राकृतिक संसाधन होता क्या है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले निःशुल्क पृथ्वी पर पाए जाने वाले निःशुल्क उपहार, निःशुल्क प्राकृतिक, ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले निःशुल्क उपहार जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वह प्राकृतिक निःशुल्क उपहार, यानी कि पृथ्वी के प्रकृति द्वारा दिया जाने वाला निःशुल्क उपहार जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पे वो तमाम प्राकृतिक उपहार हैं जो मनुष्य को दिया गया है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। पृथ्वी पाए जाने वाले वो निःशुल्क उपहार जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया है, वो भी कैसे? फ्री में कह सकते हैं कि वो जो उपहार प्रकृति ने दिया मनुष्य को, पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं जिसमें से प्रकृति ने क्या किया? मनुष्य को निःशुल्क उपहार के रूप में सौंपा है, वही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि अब हम क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जल हो गया, पानी, पर्वत हो गए, जंगल हो गए, मिट्टी हो गई, पहाड़ हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जिसको प्रकृति ने निःशुल्क मनुष्य को उपहार स्वरूप दिया है। फिर एक मानवीय संसाधन वही होता है कि मनुष्य द्वारा जो वस्तुएं बनाई गई जिनका हम उपयोग करते हैं वो मानवीय संसाधन है। अगर सीधे तौर पर कहा तो प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं या प्रकृति द्वारा जिसको बनाया गया वो प्राकृतिक संसाधन, और मनुष्य द्वारा जिसको बनाया गया वो मानवीय संसाधन। इन दोनों का हम उपयोग करते हैं। देखिए, अब चैप्टर पे आते हैं, वन और वन्य जीव संसाधन। देखिए, हम किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। अब पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए ग्रह कहा जाता है क्योंकि सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, सौरमंडल में, पूरे सौरमंडल में जितने 8 ग्रह हैं उसमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। यहाँ पे जल भी पाया जाता है, यहाँ पे वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है, यहाँ पे जीवित रहने के लिए जो अनुकूल दशाएं होनी चाहिए वो पृथ्वी पे पाया जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। तो अब जब हम पृथ्वी पे रहते हैं तो इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया से लेकर, यानी कि छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़ा सा बड़ा जीव, यानी कि सबसे छोटा जीव क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, यानी कि जीवाणु, विषाणु सबसे छोटे जीव होते हैं। तो छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक, यानी कि हाथी तक, या हाथी से बड़ा कौन होता है? जिराफ, नीलवेद, ये सब छोटे से छोटे जानवर से लेकर बड़े से छोटे से जीव से लेकर बड़े से बड़ा जानवर भी पाया जाता है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे वनस्पतियाँ, घास फूस से लेकर बड़े से बड़ा वृक्ष भी पाया जाता है। जैसे बट वृक्ष होता है, पीपल होता है, बरगद होता है, या लिप्टस होता है, सिकोया होता है। तो
यहाँ पे छोटे से छोटे जीव वनस्पतियों से लेकर बड़े से बड़े जानवर और वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। देखिए ये पूरा जो आवासीय स्थल है, ये पूरा आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं, जैव विविधता से भरा हुआ है। यानी कि ये पूरा आवासीय स्थल, पूरा पृथ्वी क्या है, जैव विविधता से भरा हुआ है। अब जैव विविधता से भरा हुआ है, देखिए अब मानव और दूसरे जीवधारी क्या करते हैं, एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य और दूसरे जीव क्या करते हैं, अलग प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब मनुष्य और दूसरे जीव जो अलग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं वो उसका एक हिस्सा है, और हम जो है मनुष्य जो इस पर निर्भर है अपने अस्तित्व के लिए। हम अपने अस्तित्व के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे कि जल है, जल से हम क्या करते हैं, जल का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। या हवा है, हवा का उपयोग हम किस लिए करते हैं, हवा का उपयोग हम हवा में ऑक्सीजन पाए तो ऑक्सीजन लेने के लिए हवा का उपयोग करते हैं। मिट्टी है, मिट्टी का उपयोग किस लिए करते हैं, मिट्टी से हम फसलों को उगाते हैं। अगर इन सभी से हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। इन सभी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। अब अगर ये कोई भी इसमें से कोई भी अनुपस्थित हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, यानी कि हम मर जाएंगे। हम सभी इसी पर डिपेंड करते हैं। अब क्या होता है, देखिए जो पशु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं वो इन सभी का सृजन करते हैं, और जो क्या होता है, वनस्पतियां होती हैं, यानी कि वन्य जो वनस्पतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाती हैं। जो वन वनस्पतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राथमिक उत्पादक। क्यों, क्योंकि जो वन होते हैं या वन पेड़ पौधे इसमें सम्मिलित हैं उसके दूसरे जानवर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। वन वनस्पतियों के वन संपदा पर दूसरे जीव जो होते हैं वो निर्भर करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में जो घास खाने वाले जीव हैं जंगलों में जो पाए जाते हैं, घास फूस पे निर्भर करते हैं। हिरन ले लें, जिराफ ले लें, ये सब किसके निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ये जो वन और वन्य जीव संसाधन है जो पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं, ये हमारे अस्तित्व के लिए भी अच्छा है। मतलब कि हम इनके बगैर जीवित नहीं रह सकते। हम सभी क्या आते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं, चाहे जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, जो एक प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा हम वन पे भी डिपेंड करते हैं। अगर वन भी न रहे तभी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट है इसमें, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति। देखिए अगर हम अपने अगल बगल देखते हैं, हम अपने अगल बगल अपने गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अगल बगल देखते हैं तो बहुत सारे जानवर जीव हैं या पेड़ पौधे हमको दिखाई देंगे। जैसे कि हम अपने क्षेत्र की बात करें, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ पे क्या देखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, केला का पेड़ दिखाई दे रहा है, लिप्टस का पेड़ दिखाई दे रहा है, नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपके घर के अगल बगल इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। शीशम पाया जाएगा, सागवान पाया जाएगा। तो इस तरह से हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे जीव भी दिखाई देते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हाथी हो गया, गाय भैंस जो कि पालतू जानवर हैं, यहाँ तक ऊँट भी कभी देख लेते हैं। और इस तरह से बहुत सारे हमारे आसपास बहुत सारे जीव, या हम पालतू जीव कहें उसे, लेकिन जीव और वनस्पतियों में बहुत सारे पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, वो हमारे आसपास ही दिखाई देते हैं। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जैव विविधता में काफी समृद्ध, संसार के सबसे अधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। इस हिसाब से पूरे संसार में, पूरे विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता से भारत समृद्ध है, यानी कि सबसे अधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। पूरे कितना, पूरे संसार की उपजातियों में से 8%, पूरे संसार की जितनी भी उपजातियां हैं उसमें 8% अकेले भारत में पाया जाता है। और कितना, लगभग 16 लाख, परसेंट में 8% और संख्या में लगभग 16 लाख उपजातियां अकेले भारत में पाई जाती हैं। कितनी, लगभग 16 लाख।
देखिए अब इसमें से बहुत कुछ ऐसे जानवर हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं। इसमें से क्योंकि संख्या इनकी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो हाँ पूरे संसार में सबसे अधिक भारत में इनकी उपजातियां पाई जाती कितना 8%, और संख्या में अगर हम गिने तो लगभग 16% पाई जाती। देखिए हम पहले भी पिछले चैप्टर या पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, या 8 की बात करें या 9 की बात करें, कि वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं कि वनस्पतियां के प्रकार क्या होती हैं। वनस्पतियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वनस्पतियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे पर्वतीय वनस्पतियां अलग होती हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, फिर सदाबहार वन होते हैं और ज्वारी वन होते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, जो पत्ते तो ऐसे बहुत सारे वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे जो पत्ते गिरा देते हैं, यानी कि भारत में बहुत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, बरसाती वन कहा जाता है। तो मैं क्या कह रहा था कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। देखिए हम इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यानी वनस्पतियों का इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं, इतना ज़्यादा दोहन करते हैं, ज़्यादा दोहन हम करते हैं, लेकिन अपना उपयोग करते हैं, भारी मात्रा में वनस्पतियों को काटते हैं, लेकिन हम इसकी कद्र नहीं करते हैं। हमारी असंवेदनाओं के कारण, यानी कि हमारी गलतियों के कारण क्या हो रहा है, इन प्राकृतिक संसाधनों के, इन वनस्पतियों पर दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लिए खतरा, हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो क्योंकि बहुत सारी वनस्पतियां क्या हो रही हैं, धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। देखिए कुछ अनुमान करते हैं, कुछ अनुमान के अनुसार कुछ कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात, 10% वन्य वनस्पति जात और 10% वन वनस्पति जात और 20% क्या है, 20% स्तनधारी। 10% वनस्पति जात, वन्य वनस्पतियां यानी कि जंगलों में पाई जाने वाली वनस्पति जात, और 20% स्तनधारी क्या हो रहे हैं, लुप्त होने के कगार पे, यानी कि लुप्त होने का खतरा हो गया है, यानी कि वो लुप्त होने की उनकी जो क्या कर सकते हैं कि वो लुप्त होने के कगार पे हैं, वो इस पृथ्वी से यानी भारत के भूमि से वो समाप्त होने वाले हैं। अब इसमें जो कई उपजातियां हैं उनमें क्या कर सकते हैं कि चीता, जिन स्तनधारियों की बात हम कर रहे हैं कि 20% स्तनधारी समाप्त होने वाले भारतीय भूमि से, उनमें क्या है, चीता है। चीता क्या है, समाप्त होने वाला। इसी तरह से गुलाबी सिर वाला बत्तख, चीता हो गया, बत्तख हो गया, चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, यहाँ तक कि पहाड़ी कोयल, ये जो जीवधारी हैं जो कि भारत में पाए जाते थे, अब धीरे धीरे क्या लुप्त होने के कगार पे हैं। ये चीता को तो लुप्त ही मान लिया गया, चीता लगभग 1952 में इसे लुप्त घोषित कर दिया गया है। चीता क्या होगा, भारत से लुप्त घोषित कर दिया। इसी तरह से कुछ वनस्पतियां भी हैं जिनमें हेप्टान्यूरॉन एक होता है, हेप्टान्यूरॉन जो घास की प्रजाति है वो भी भारत से गायब हो चुकी है। तो ये सभी जातियां क्या है, भारत से गायब हो जा रही है। क्योंकि अब चीता के बारे में मैंने क्या कहा, चीता को 1952 में ही, लगभग 1952 में ही इसको भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। देखिए जब 20वीं शताब्दी से शुरू हुई, 20वीं शताब्दी के पहले यानी कि हम 1800 की बात करें, 1900 की आसपास के समय भारतीय यानी कि एशिया में और अफ्रीका में काफी भारी मात्रा में चीता पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके आवास जो थे वो क्या हो गए, कम हो गए। इन्हें शिकार करने के लिए वो जंगल, क्योंकि जंगल धीरे धीरे काटा गया तो इन्हें शिकार करने के लिए जानवर नहीं मिले। तो धीरे धीरे क्या हुए, ये चीता जो हुए भारत से ही नहीं एशिया से, यानी कि एशिया के अगर हम कहें तो एशिया में ही पाए भी नहीं जाते हैं। भारत से तो गायब हो गए, एशिया में भी अगर होते होंगे तो 1-2 स्थानों में पाए जाते होंगे, नहीं तो पूरे भारत से गायब है और एशिया से ही अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे जीव हैं
या वनस्पतियां हैं जो गायब हो गई, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां जीव हैं जो कि गायब हो गई। अब हमारा ध्यान क्या लगता है, जो हमारा ध्यान इस पे होता है कि जो बड़े किस्म बड़े दिखाई देने वाले जानवर होते हैं या बड़ी वनस्पतियां होती हैं, उनके वो लुप्त होने की कगार पे, तो हम उसको देखते हैं कि वो लुप्त होने की कगार पे, उनकी संख्या कम हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे जीवधारी हैं या छोटी वनस्पतियां हैं, वो भी लुप्त होने की कगार पे, वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कीट कह लें या छोटी मोटी वनस्पतियां या घास के मैदान कह लें, वो भी उनकी भी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक समृद्धशाली पर्यावरण के लिए, एक अच्छे पर्यावरण के लिए, एक अच्छा वातावरण के लिए इन सभी की भूमिका होती है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे जो क्षेत्र है उससे गायब होते चले जा रहे हैं। अब अगला हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो विभिन्न जातियां, उसके प्रकार, विभिन्न जातियों को कई प्रकार में बांटा गया है। विभिन्न जातियों के प्रकार, देखिए, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार जो जातियों को कई कैटेगरी में बांटा गया, जिनमें पहला क्या है, सामान्य जातियां। इनकी जो संख्या है वो जीवित रहने के लिए सामान्य, जिनकी जनसंख्या है वो जीवित रहने के लिए, ऐसी जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, सामान्य जातियां को, उन्हें सामान्य जातियां कहा जाता है। जैसे कि पशु हो गए, साल हो गया, चीड़ हो गया। पशु हो गया, विभिन्न पशु, साल, चीड़, ये सब किस कैटेगरी में आती हैं, सामान्य जातियों की कैटेगरी में आती है। क्योंकि इनकी संख्या इतनी है कि हम उन्हें मान सकते हैं कि ये जीवित रहने के लिए सामान्य दशा में है। जब संख्या इनकी कम हो तब हम कह सकते हैं कि इनकी संख्या घट रही है, लेकिन इनकी संख्या क्या है, सामान्य है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सामान्य जाति की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से दूसरा क्या है, संकटग्रस्त जाति। दूसरा संकटग्रस्त जाति। अब संकटग्रस्त जाति कहते हैं, इस शब्द से ही मान लेगा संकट, संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, यानी कि वे जातियां जो लुप्त होने के कगार पर हैं, और अगर जिन परिस्थितियों के कारण ये लुप्त हो रहे हैं, अगर उसको परिवर्तित नहीं किया गया, जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रही है, लुप्त हो रहे हैं, अगर उसे परिवर्तित नहीं किया गया और इनकी संख्या लगातार घटती रही, तो क्या होगा, ये जो जातियां वो कभी भी जीवित नहीं रह पाएंगे, यानी कि जल्दी क्या होंगे, इस क्षेत्र से, इस भाग से, यानी कि उस स्थान से जहाँ पे रहते हैं वहां से समाप्त हो जाएंगे। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आता है काला हिरण, जो लुप्त होने के कगार पे है, काला हिरण है, हिरण मगरमच्छ है, काला हिरण है, मगरमच्छ है, यहाँ तक कि शेर है, गैड़ा है, पूंछ वाला बंदर है। ये सभी किसमें आते हैं, संकटग्रस्त जाति की प्रजाति में आते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, संकटग्रस्त जाति, यानी कि ये समाप्त होने के कगार पे हैं, अगर इसको रोका नहीं गया तो क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। अब तीसरा क्या है, सुमेध, सुमेध जाति, वल्नरेबल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वल्नरेबल। देखिए इनकी भी संख्या क्या हो रही है, घट रही है। जो सुभेद जाति है इनकी संख्या लगातार घट रही है, और ये भी क्या होंगे, अगर जिन परिस्थितियों के कारण इनकी भी संख्या घट रही है, अगर उसको भी रोका नहीं गया, उन परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया गया और लगातार इनकी भी संख्या घटती रही, तो ये सुभेद जाति है, वल्नरेबल जाति, वो किसमें चली जाएगी, संकटग्रस्त जाति में चली जाएगी। यानी कि इनकी संख्या लगातार घट रही है, ये संकटग्रस्त जातियों में चली जाएंगी, यानी कि
अब ये जो सुभेद जाति इनकी संख्या अभी घट रही है, तो वो कहाँ चली जाएंगी? संकटग्रस्त जाति में, यानी कि इनकी संख्या ये भी लुप्त होने की कगार पे चली जाएंगी। अभी ये लुप्त होने की कगार पे है नहीं, इनकी संख्या सिर्फ घट रही है, लेकिन उसको रोका नहीं गया। जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रही है, अगर उसको रोका नहीं गया तो ये किसमें चली जाएंगी? संकटग्रस्त जाति में चली जाएंगी, इस कैटेगरी में चली जाएंगी। और उसका मतलब ये होगा कि ये भी लुप्त होने के कगार पे चली गई है। अब जो सुभेद जाति है वल्नरेबल, उसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? इसमें आती है नीली भेड़, एशियाई हाथी और डाल्फिन। ये क्या आती है? भेड़ आती है, नीली भेड़ आती है, नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी में जो डाल्फिन पाई जाती है वो, गंगा नदी में जो डाल्फिन पाई जाती है उनमें वो किसमें आती है? सुभेद जाति में आती हैं। अब इसी तरह से चौथा क्या है? चौथा क्या है? सुभेद जात के बाद दुर्लभ जात, एक है दुर्लभ जात। अब दुर्लभ का मतलब क्या होता है? इससे इसको पढ़ने से ये मान चलिए कि दुर्लभ बहुत कठिन होता है, यानी कि अब जो दुर्लभ जात के जीवधारी हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ये जो दुर्लभ जात की जीवधारी उनकी संख्या बहुत ही कम है, और इन्हें भी, इनकी संख्या भी जब घट रही है और उसे भी उन परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों का इनकी संख्या घट रही है, अगर उस परिस्थितियों को भी रोका नहीं गया तो क्या होगा? इन परिस्थितियों का, ये जो दुर्लभ जात जिस कैटेगरी में इस जानवर आते हैं, दुर्लभ जात की कैटेगरी में जो जो जानवर आते हैं उनकी संख्या भी घट रही है, उनकी संख्या बहुत ही कम, पहले से बहुत ही कम हो गई है। और जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, अगर उस परिस्थितियों, जो विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां हैं जिनके कारण इनकी संख्या कम हुई है, अगर उसे भी नहीं रोका गया, ये जो दुर्लभ जात के जानवर हैं, जीवधारी हैं, वो किसमें चले जाएंगे? ये भी किसमें चले जाएंगे? संकटग्रस्त जातियों में चले जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? दुर्लभ जाति वाले जानवर कहलाते हैं, जो जिनकी संख्या पहले से बहुत ही कम है। अब पांचवा पॉइंट क्या है? ये था दुर्लभ जात। पांचवा है स्थानिक जात। स्थानिक जाति का मतलब ये होता है कि वे जातियां जो प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों से अलग, वे जातियां जो प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों से अलग दूसरे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्र से अलग दूसरे विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्थानिक जातियां कहा जाता है। वे जातियां जो प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्र से अलग दूसरे विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्थानिक जातियां कहा जाता है। इसमें क्या आता है? निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर, और क्या इसमें कौन से जानवर आते हैं? अंडमानी सूअर। जो स्थानिक जातियों की कैटेगरी में जो जानवर आते हैं उसमें कौन कौन आता है? अंडमानी जंगली सूअर आता है, निकोबारी कबूतर आता है और अंडमानी जंगली सूअर आता है। अब जो लास्ट है लुप्त जात, जो छठा कैटेगरी है लुप्त जाति का, अब देखिए, अब इसको जब पढ़ेंगे तो क्या मतलब? लुप्त यानी कि लुप्त हो गए। अब इसका मतलब ये है कि जब इनकी खोज की गई, यानी कि ये जानवर जहाँ पे लुप्त जाति के जानवर जहाँ पे रहते थे, जब उस आवास पे जाया गया, उसकी देख रेख के लिए, उनकी संख्या गिनने के लिए, उन्हें देखने के लिए वो उस स्थान पे है या नहीं, तो ये उस स्थान से क्या थे? अपसेंट थे, अनुपस्थित थे। यानी कि जिन क्षेत्रों में ये रहते थे, जब उन्हें पता लगाया गया, उन स्थानों का पता लगाया गया, तो ये वहां से अपसेंट पाए गए, अनुपस्थित पाए गए, तो इन्हें क्या माना गया? लुप्त जाति माना गया। यानी कि ये उस क्षेत्र, उस प्रदेश या वो देश, महाद्वीप, या हो सकता है कि ये पृथ्वी से ही गायब हो चुके हैं। तो इनमें कौन कौन से जानवर आते हैं? इनमें चीता आता है, गुलाबी सिर वाला बतख आता है, गुलाबी सिर वाला बतख। कुछ जानवर इसमें आते हैं जो लुप्त हो चुके हैं, लुप्त की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें चीता मुख्य है और गुलाबी सिर वाला बतख। तो ये था विभिन्न जातियों की कैटेगरी, जिसके आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से जीवधारी लुप्त होने की कगार पे हैं, कौन से लुप्त हो चुके हैं, इनको बचाने की आवश्यकता है। यानी कि जो लुप्त नहीं हुए हैं, जिनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, हम उन्हें कैसे बचा पाएंगे।
देखिए हम अपने आसपास बहुत सारे जो जीवधारी या वनस्पतियां हैं उनको हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, अपने हिसाब से उनको परिवर्तित करते हैं। हमारे विभिन्न क्रियाकलाप से क्या होते हैं, वे क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ जो पाए जाते हैं विभिन्न वनस्पतियां या पेड़ पौधे, उसको हम देखें तो क्या होगा कि हमने प्राकृतिक संसाधनों को परिवर्तित किया। हम ये जानेंगे कि हमारी वजह से क्या हो रहा है, प्राकृतिक हमारी वजह से, हमारे छेड़छाड़ की वजह से प्राकृतिक संसाधन जो है वो परिवर्तित हुए हैं। जैसे कि अब हम जंगलों से हम क्या क्या यूज करते हैं, जंगलों वनस्पतियों से हम पेड़ से पत्ते, जो पत्ते को यूज करते हैं, फिर छाल, वनस्पतियों के छाल का हम यूज करते हैं, उसके बाद उससे दवाइयाँ, पत्ते छाल दवाइयाँ, खाद और ईंधन के लिए हम उन वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं खाद के रूप में। तो विभिन्न प्रकार से हम उन वनस्पतियों पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, यानी कि उन वनस्पतियों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं। अब इसी कारण से क्या हुआ है, इसी कारण से उन वनस्पतियों को समाप्त होने में किसका हाथ है, हम कह सकते हैं कि हमारा हाथ। यानी कि जो वनस्पतियां दिन पर दिन समाप्त हुई हैं, समाप्त होने की स्थिति में है या जो समाप्त हो चुकी हैं, उसमें किसका हाथ है, हमारा हाथ। देखिए क्योंकि हम ही उसका दोहन करते हैं और काफी अधिक मात्रा में दोहन करते हैं। अब जो भारत में वनस्पतियां जो समाप्त हुई या भारत में जो वनस्पतियों को विनाश हुआ, वो सबसे अधिक कब हुआ, उपनिवेशिक काल में। कब हुआ, उपनिवेशिक काल में। वनस्पतियां तो आज भी समाप्त हो रही हैं, लेकिन जो सबसे अधिक वनस्पतियां समाप्त हुई किस काल में हुई, उपनिवेशिक काल में। जब अंग्रेजों का काल था उस समय आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 9 में कि जब अंग्रेजों ने क्या किया, भारी मात्रा में पेड़ पौधों को कटवाया था। किस लिए, स्लीपर के लिए। जो रेलवे लाइन की स्थापना की गई तो उसमें जो लकड़ी का बीच में स्लीपर लगता था, उसमें काफी भारी मात्रा में लकड़ियों को काटा गया। वे नाव बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए लकड़ियों को काटा गया। अधिक से अधिक मात्रा में खेत यानी कि कृषि करने के लिए जंगलों को काटा गया, और व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, यानी कि विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उपनिवेशिक काल में अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा। और ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद ये नहीं कह सकते कि उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो पेड़ पौधों को काटा जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी खेतों का प्रसार करने के लिए, कृषि का प्रसार करने के लिए भारी मात्रा में पेड़ पौधों को, जंगलों को काटा गया। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, तो दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ने के कारण खेतों की संख्या घट रही थी उस हिसाब से। तो उस खेत का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए, अधिक से अधिक कृषि करने के लिए क्या किया गया, जंगलों को काटा गया। देखिए एक जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार 1951 से 80 के बीच जो एक रिपोर्ट है, 1951 के बाद तो यानी कि 1951 में भारत आज़ाद हो चुका था। उपनिवेशिक काल तो भारी मात्रा में जंगलों को काटा ही गया, लेकिन 1951 के बाद 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था। तो आज़ादी के बाद से यानी कि 1951 से 80 के लिए यानी कि 30 वर्षों में 26,200 वर्ग किमी, पिछले 30 सालों में 51 से 80 की बात की जाए, 30 सालों में 26,200 वर्ग किमी जंगलों को काट दिया गया। किसके लिए, उन जंगलों को काटा गया खेती के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जंगलों को काटा गया। क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण खेती की कमी हो रही थी, इसलिए पेड़ पौधों को काटा गया। अब जो पूर्वोत्तर भारत है, उन जंगलों में सबसे अधिक कहाँ काटा गया, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में। पूर्वोत्तर भारत जो कि पूर्वी उत्तर के आसपास का जो राज्य है वो पूर्वोत्तर भारत में आता है, और मध्य भारत हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का अधिकतर हिस्सा। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काटा गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी खेती होती थी, स्थानांतरित कृषि, झूम खेती करते हैं, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। अब ये कृषि कैसी है, जहाँ पे जब लोग जंगल को काट के साफ करके खेती करेंगे और फिर कुछ 1-2 साल खेती करने के बाद वहां से वे चले जाएंगे। जब उसकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी, वहां से वे चले जाएंगे, फिर दूसरे जंगलों को काट के साफ करके वहां पे खेती करेंगे, फिर 1-2 साल वहां पे खेती करेंगे। जब वहां पे उस मिट्टी की उपज क्षमता घट जाएगी, वहां से चले जाएंगे। इन हिसाब से इस कारण से झूम खेती के कारण काफी भारी मात्रा में वनों का विनाश हुआ। और ये कहाँ पे हुआ, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। अब देखिए इसके अलावा जो बड़ी विकास परियोजनाएं चालू की गई, उसने भी काफी भारी मात्रा में वनों को नुकसान पहुंचाया है।
जो भारी मात्रा में वन विकास यानी कि बड़ी विकास परियोजनाएं चालू की गई, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण भी वनों को नुकसान पहुंचा। देखिए 1952 से अब तक जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके वजह से क्या हुआ है, 5000 वर्ग किमी 1952 से अब तक विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं को बनाए जाने के कारण 5000 वर्ग किमी जो वन था वो समाप्त हो चुका है, और अभी भी उसकी संख्या लगातार क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि अभी भी 1952 से अब तक 5000 वर्ग किमी वनों को साफ करके वहां पे नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जा चुकी हैं, और लगातार अभी भी उसी पे काम चल रहा है, और इनकी संख्या लगातार घट रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर पे क्या किया जा रहा है, नर्मदा घाटी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। नर्मदा घाटी परियोजना 4 लाख हेक्टेयर के वन क्षेत्र में बनाई जा रही है, मतलब 4 लाख हेक्टेयर। अब जैसे ही जिस दिन नदी घाटी परियोजना नर्मदा नदी पे बन गया, उस दिन क्या हो जाएगा, ये 4 लाख हेक्टेयर जो वन है वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से लगातार विभिन्न परियोजनाओं के कारण भी वनों का काफी विनाश हुआ। यहाँ तक खनन जो होता है उसने भी वनों का काफी भारी मात्रा में विनाश किया है। जैसे कि जो बक्सा, पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व पाया था डोलोमाइट के खनन के कारण, किसके, डोलोमाइट के खनन के कारण बक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो भी लुप्त होने के कगार पे, यानी कि ये भी संकट की अवस्था में, क्योंकि वहां पे विभिन्न प्रकार के खनन के कारण क्या होता है, विभिन्न पशुओं के जो आवास है वो समाप्त हो जाते हैं, और जब विभिन्न पशुओं जीवों के आवास समाप्त हो जाते हैं तो उनकी संख्या दिन पर दिन घटती चली जाती है। तो ये था विभिन्न जातियों के और उनके घटने के कारण। अब देखिए, अब बहुत सारे ऐसे विद्वान कह लें या अधिकारी या पर्यावरणविद, बहुत सारे पर्यावरणविद या अधिकारी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो भारत में वनों या जीवधारियों की संख्या घटी है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है चारा और ईंधन। विभिन्न पर्यावरणविद और जो विभिन्न जानकार है वो क्या कहते हैं कि भारत में जो काफी तेजी से वनों की संख्या घटी है वो चारे के कारण, यानी कि जो विभिन्न लोग, बहुत सारे आम आदमी लोग, नागरिक जो जंगलों में जाके चारे के लिए का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं उसके कारण, और बहुत सारे लोग जो लकड़ी ईंधन के लिए पेड़ों को काटते हैं उसके कारण। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ परसेंट ये होगा कि कुछ परसेंट ऐसा हो सकता है कि वनों के विनाश में इसका कुछ परसेंट हिस्सा हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से इन्हीं के कारण वनों का विनाश हुआ है। क्यों? क्योंकि चारा जो होता है, जो पशु जो जंगलों में जाकर छोटे छोटे पौधों को खाते भी हैं, तो वो तो छोटे पौधों को खाते हैं, घास को खाते हैं, छोटे पौधों को खाते हैं, जो बड़ा पौधा उसको तो खाते नहीं है। और जो ईंधन का उपयोग किया था, लकड़ी जो आदमी काटता है जलाने के लिए, वो पेड़ को नहीं काटता है, वो क्या करता है, वो उनकी शाखाओं को काटता है, उनकी जो पेड़ पौधे की शाखाएं होती हैं उनको काटता है, वो पेड़ों को नहीं काटता। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों की वजह से जंगलों का विनाश हुआ। जंगलों का विनाश का जो मुख्य सबसे बड़ा कारण है वो हम ये कह सकते हैं कि जो उपनिवेशिक काल था, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटा, वो, और उपनिवेशिक काल या भारत की स्वतंत्रता के बाद जो खेती के लिए वनों का विनाश किया गया, यानी कि खेती के लिए वनों, जो सबसे अधिक वनों का विनाश हुआ है वो खेती के लिए, और उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने अपने क्या किया, अपने लाभ के लिए उन वनों को काटा था। तो इन वजह से हम कह सकते हैं कि वनों को काटा गया, यानी कि या उसके बाद औद्योगिकरण हुआ, जो शहरों का तेजी से विकास हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे वनों का उपयोग किया गया, क्योंकि बहुत सारे वन के लकड़ियों का उपयोग पुनः विकास कार्यों में भी उनका उपयोग किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न कारण हैं जिनके कारण वनों का विनाश हुआ है। अब जो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं, भारत में जो जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं उनमें क्या है,
जो विभिन्न जानवर थे उनकी आवाज को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया है। बाद में जो जैव विविधता दिन पर दिन समाप्त हो रही है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो जानवरों का आवाज था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, जानवरों को विभिन्न जानवरों का शिकार किया गया। एक तो जानवरों की संख्या घट रही थी इन कारणों से, क्योंकि जंगल जब सीमित हो रहे थे तो जो जंगली जानवर यानी कि शेर या चीता लेना है वो क्या करेंगे, वो डिपेंड रहते हैं छोटे जानवरों को उनको खाने के लिए। अब वो छोटे जानवर जब गायब हो जाएंगे तो शेर चीता भी धीरे धीरे क्या होंगे, भूखे मरने लगेंगे या उनकी संख्या घटने लगेगी। तो आवास जब घटा और जब शिकार किया गया जानवरों का, और विभिन्न जो कह सकते हैं कि प्रदूषण, प्राकृतिक जो विभिन्न जो प्रदूषण है उन वजहों से क्या हुआ है कि इनकी संख्या दिन पर दिन, जैव विविधता दिन पर दिन घटता रहा, इनकी संख्या, इन जानवरों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या दिन पर दिन घटती रही। इसके अलावा जो संसाधनों का बंटवारा किया गया है, या जो इनका उपभोग किया गया है, और इसके साथ साथ जो रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई, वे अपने लापरवाही की वजह से वे अपने काम को अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, उस काम में असमानता दिखी, उपभोग में असमानता दिखाया गया, संसाधनों के बंटवारे में असमानता हुआ, और जिम्मेदारी में, रख रखाव की जिम्मेदारी में भी असमानता हुआ। तो इन सभी वजहों से क्या हुआ कि वनस्पति और जीव जंतु का धीरे धीरे विनाश होता चला जा रहा है, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। अब देखिए, कहा यह जाता है कि जो विकासशील देश हैं, यानी कि जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं, उन वहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ है, या कह लें कि जीव जंतु या वनस्पतियों का ह्रास हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। जो विकासशील देश है या गरीब देश हैं, उन देशों में जो संसाधनों का ह्रास हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है, जनसंख्या में वृद्धि। तो ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है कि गरीब लोग खेती के लिए जंगलों को काटेंगे। लेकिन अब हम एक उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका में जो अमेरिका का एक व्यक्ति क्या करता है, जो संसाधनों का उपयोग करता है, वो सोमालिया के एक व्यक्ति से 40 गुना अधिक है। यानी कि अमेरिका में जो एक व्यक्ति जितने संसाधनों का उपयोग करता है उससे 40 गुना कम सोमालिया जो गरीब देश है, यानी कि सोमालिया में अगर कोई व्यक्ति किसी संसाधन का उपयोग करता है, उस हिसाब से अमेरिका का व्यक्ति 40 गुना अधिक उस संसाधनों का उपयोग करता है। तो अमेरिका एक धनी देश है, सोमालिया गरीब देश है, तो गरीब देश का जो व्यक्ति वो संसाधनों का कम उपयोग करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए। जबकि जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करेगा। तो अमेरिका का व्यक्ति 40 गुना अधिक सोमालिया के व्यक्ति से संसाधनों का उपयोग करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गरीब जो देश गरीब है या जिन देशों की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस तरह से उदाहरण के तौर पर हम ये भी दे सकते हैं कि भारत में जो 5% धनी लोग हैं, भारत में जो 5% धनी लोग हैं उतने संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं जितने कि 25% गरीब लोग। 5% धनी लोग उतने संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं जितने कि 25% धनी लोग, यानी कि 25% के बराबर, 25% निर्धन के बराबर ये 5% धनवान लोग ही संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं। जबकि ये सिर्फ संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है, उसके रख रखाव की या उसके संरक्षण की कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं होती, सिर्फ उन संसाधनों का दोहन करते हैं। जबकि ये लोग उसका उपयोग भी करते हैं और उसके बारे में सोचते भी हैं। अब क्या है, देखिए, जब संसाधनों का दिन प्रतिदिन संख्या घटती जा रही है, यानी कि चाहे वनस्पति हो जाए चाहे जीवधारी हो जाए, तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि संसाधनों का जो विनाश हो रहा है वो सिर्फ जीव विज्ञान का विषय नहीं है, वो सांस्कृतिक का विषय भी है कि वो सांस्कृतिक क्या कहते हैं, ह्रास हो रहा है, सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है। जीव विज्ञान के हिसाब से तो उसका ह्रास हो ही रहा है, सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है। देखिए, जब संसाधन घटेंगे, चाहे वनस्पति हो जाए चाहे जीव हो जाए, तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, गरीब पर, निर्धन पर। तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है तो किस पे पड़ता है, निर्धन पे पड़ता है। वो भी कौन सा निर्धन, जो वनस्पतियों पे आश्रित रहा, जो जंगलों पे आश्रित रहा, जो जंगलों पे डिपेंड रहा, यानी कि जंगलों के आसपास पाए जाने वाले जनजातियां जो है वो पूर्ण रूप से उन जंगलों पर निर्भर करती हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो गरीबों पर पड़ता है, निर्धनों पे। उन निर्धनों में भी सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ता है, औरतों पे पड़ता है।
किसके पड़ता है? औरतों पे। क्यों? क्योंकि औरत ही होती है उन परिवारों में, उन गरीब परिवारों में, उन जंगलों के आसपास जनजातियों में ये कहना है, उन गरीब परिवारों में औरत ही होती है जो क्या करती है, पूरे घर की जिम्मेदारी औरतों के पास होती है। मतलब कि हर प्रकार की व्यवस्था करना, खाने के लिए या सामग्री लाने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था किसके हाथ में होती है? औरतों के हाथ में। अब जब संसाधनों का ह्रास हो रहा है तो कहीं कहीं भी देखा गया कि 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर औरतें पैदल जाती हैं उन संसाधनों को जुटाने के लिए, और ऐसी स्थिति में इनके स्वास्थ्य पे भारी, उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। इनके बच्चे भी उस हिसाब से, इनके बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जब इनका ह्रास होगा तो पर्यावरण असंतुलित होगा। पर्यावरण असंतुलित का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सूखा या बाढ़। जब पर्यावरण असंतुलित होता है तो सूखा या बाढ़ आता है, या तो सूखा पड़ेगा या तो बाढ़ आएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में भी अप्रत्यक्ष रूप से सूखा जब बाढ़ आएगा तो सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? गरीब परिवार पे ही पड़ेगा, क्योंकि गरीब परिवार खेती करता है, वनस्पतियों पे निर्भर रहता है, तो सबसे बड़ा प्रभाव गरीब परिवार पे ही पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसाधनों का, अगर संसाधन रहेंगे, चाहे वन्य जीव संसाधन हो, प्राकृतिक वनस्पतियां हो, ये सब संसाधन अगर रहेंगे तो हम उसका दोहन करते रहेंगे, यानी कि हम उससे लाभ भी लेते रहेंगे। लेकिन अगर ये संसाधन अचानक से समाप्त हो जाए तो क्या होगा? हमारे वातावरण पे, हमारे जीवन पे सीधा प्रभाव यही पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें संसाधनों का उपयोग करने के साथ साथ उनके जो उनकी क्या विशेषता है, उनका हमारे जीवन में महत्व है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए, इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे का भाग जो थोड़ा सा बचा हुआ होगा, इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।